Hey everyone, welcome back on your own channel, Follow Your Passion. And as you all know, we already completed our meaning characteristic of the personality. Now we will proceed towards our personality theories. And first important theory is Freud's psychoanalytical theory of personality. And you know, जो फ्रूड की थ्योरी है उन्होंने पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ों को डिनोट किया है, बहुत सारी चीज़ों को शो किया है और आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, बट जो फ्रूड की थ्योरी है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम जो अपना फोकस है वो सेक्सुअल डेवलपमेंट पे डाला है, जबकि कुछ एक्सटेंट तक सेक्सुअल जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है बट मैक्सिमम डिपेंड नहीं करती है हमारी डेवलपमेंट में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी ग्रोथ में। तो जो फ्रूड की थ्योरी है इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बट फिर भी इन्होंने अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स दिए हैं रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। और वो कंसेप्ट्स क्या है और कहाँ से आए हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो फ्रूड है वो किस में इंटरेस्टेड थे। वो जो हाइस्टीरिया है, हाइस्टीरिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई पेन नहीं होता बट वो उस पेन को फील करता है। तो इन पेशेंट को जो है डील करते थे कौन, हमारे फ्रूड। तो उनको डील करते करते इन्हें ये आइडिया आया, यहाँ से इनोवेशन आई, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और उन्होंने उन पर एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट उन्होंने इन सेक्सुअल साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स स्टार्ट साइको एनालिटिकल। अब इनकी थ्योरी को साइको डायनामिक भी कहा जाता है और साइको एनालिटिकल भी कहा जाता है। साइको एज यू ऑल नो दैट इज रिलेटेड टू आवर माइंड, कॉग्निटिव, and the analytical. Many times we are using the word analysis कि एग्जाम पेपर को, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद एग्जाम में जाओ, अच्छे से क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, उसके बाद उसको अच्छे से समझो और उसके बाद ही आप ट्राई करो कि हम नेक्स्ट पेपर पे जाएं। इसी तरह से थर्ड फोर्थ मॉक टेस्ट भी हम बहुत सारे एनालिसिस करके प्रिपेयर करते हैं। तो एनालिसिस का मीनिंग आप सबको पता है, किसी भी चीज की जब हम डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, डिटेल में हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज एनालिसिस। तो अब ये क्या कह रहे हैं, फ्रूड ने क्या किया है कि डिटेल में एनालाइज किया है, डिटेल में नॉलेज ली है, इन्वेस्टिगेट किया है डिफरेंट अपने पेशेंट को और उसके बाद ही डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं अपनी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की। उसके बाद इनके 3 कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट कंसेप्ट दैट इज इंस्टिंक्ट, सेकंड इज पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, थर्ड इज साइकोसेक्सुअल सिस्टम। अब इन्होंने क्या दिए हैं, डिफरेंट कंसेप्ट दिए हैं जिनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो इन्होंने इंस्टिंक्ट्स दिए हैं वो 2 टाइप के डिटरमिनेंट्स पे बेस्ड है, एक लाइफ और एक डेथ। लाइफ को इन्होंने क्या कहा है, इरोस, और इन्होंने डेथ इंस्टिंक्ट को क्या कहा है, थैनेटस। उसके बाद जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, ये क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी जो है स्ट्रक्चर पे बेस्ड है और उनका स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है, वो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। ये एस्पेक्ट्स कौन सी हैं, इट, ईगो, सुपर ईगो, जो कि हमने अभी प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था पर्सनैलिटी पे उसमें अच्छे से डिटेल में जो उसकी पर्सनैलिटी की डेफिनेशन थी उसमें हमने फ्रूड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये 3 क्या हैं, इनकी कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्होंने रिलेट किया है उनकी टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स के साथ, यानी कि इट इज रिलेटेड टू द अनकॉन्शियस माइंड, ईगो इज रिलेटेड टू द कॉन्शियस माइंड एंड सुपर ईगो इज रिलेटेड टू द फोर कॉन्शियस माइंड। इन्होंने क्या कहा था, जो ईग है वो एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को नहीं पता होता क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो बहुत इलीगल होता है, अनकॉन्शियस होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, एक जो पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, इन तीनों स्टेज से होकर गुजरता है। उसमें पहले क्या आती है, ईग आती है, फिर उसके बाद ईगो आती है, फिर सुपर ईगो का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है वो इन 3 स्टेजेस से, इन एस्पेक्ट्स से गुजरता है। और उन्होंने सबसे क्या कहा है, आइडियल पार्ट पर्सनैलिटी का सुपर ईगो को बताया, जिसको हम डिटेल में कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द साइकोलॉजिकल साइकोसेक्सुअल
नियर अबाउट किसी किसी बुक में ये 1.5 ईयर होती है, रिलेटिवली कहीं 2 ईयर्स आपको मिलेगी, तो 0 to 2 ईयर्स। अब इन्होंने जो स्टेजेस दी है ना, उन स्टेजेस में 2 चीजों का जिक्र किया है, फिक्सेशन और रिग्रेशन। ये क्या कहते हैं इस वर्ड से समझने की कोशिश करना कि जो बच्चा है अगर ओरल स्टेज की किसी भी हैबिट को ओवर या अंडर रह जाता है, यानी कि किसी हैबिट को ज्यादा यूज करता है और किसी को बिल्कुल भी नहीं करता है, उस बेसिस पे इन्होंने क्या बताया है कि जो बच्चा हो गया है 5 इयर्स का, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चा 5 साल का हो चुका है लेकिन वो हरकतें किसकी करता है, एक साल के बच्चे जैसे करता है, यानी कि उसकी जो हैबिट थी इस स्टेज की, ओरल स्टेज की, वो फिक्स हो गई है, वो उसके साथ चल रही है, जबकि वो कितने का हो चुका है, 5 इयर्स का। आपने देखा होगा अगर किसी की जो, ये क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, मैं फिर से आपको कहती हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुनने में, लेकिन फ्लूइड ने अब ये थ्योरी दी है, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि जो ओरल स्टेज है दैट इज रिलेटेड टू द माउथ प्लेजर, कि जो बच्चा मुंह से प्लेजर लेता है, सकिंग करता है, फीडिंग करता है, ठीक है, अपना अंगूठा चूसता है, तो ये जो हैबिट होती है ये इस टाइम पे डेवलप होती है। तो ये क्या कहते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा घरों में कि बहुत बार 5 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, वो आपको थंब को सब करते हुए मिलेगा, तो हम उसको डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है। तो ये क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं कि इस स्टेज की फिक्सेशन और रिग्रेशन की वजह से अब वो बच्चे में हैबिट क्या है, वो नेक्स्ट स्टेज में चली गई। तो ये क्या कहते हैं, जिस स्टेज में जो बच्चा है वो ओरल स्टेज में है, तो उसे माउथ प्लेजर कंप्लीटली मिलना चाहिए, ना वो ओवर होना चाहिए ना वो अंडर होना चाहिए, फ्लूइड कहते हैं ऐसा। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है एनल स्टेज, जिसमें कि फ्लूइड कह रहे हैं टॉयलेट हैबिट से रिलेटेड। जैसे आज भी आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोगों में से कोई टीचर है या स्टूडेंट है, तो क्लास में कोई बच्चा बहुत बार ये पूछता है मैं गो फॉर टॉयलेट, तो बच्चा बार टॉयलेट जाता है, तो ये क्या कहते हैं कि ये डेवलपमेंट यहीं से आई है, जो उसकी रिग्रेशन था, उसका फिक्सेशन था, वो वहां पर नहीं हो पाया है कंप्लीटली डेवलप, तो वो नेक्स्ट स्टेज में चला गया है। उसके बाद अगली स्टेज आती है फेलिक स्टेज। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इस स्टेज में जो ऑपोजिट सेक्स के लिए लव है वो बढ़ता है, और इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा एग्जांपल मदर और फादर का लिया है। ये क्या कहते हैं, इसमें इन्होंने 2 बातें बताई हैं, 2 कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनना, जो फेलिक स्टेज है ये हमारी 3rd स्टेज आती है फ्लूइड की, और इसमें ये क्या कहते हैं कि यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स को यूज करते हुए ये अपनी स्टेज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि जो बॉय होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अटैच होता है, उनसे ज्यादा लव करता है, जो गर्ल होती है वो अपने पापा से ज्यादा अटैच होती है, अपने पापा के साथ ज्यादा लव करती है, अफेक्शन होता है। और इसका एग्जांपल भी इन्होंने कैसे कहाँ से लिया है, जो कॉम्प्लेक्स का नाम है, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। अब ये नेम कहाँ से आया, एक लोक कथा है, थोड़ी अजीब है बट सच है। जो इलेक्ट्रा थी, एक रानी थी, और उनको इतना अफेक्शन था, इतना लव था अपने पापा के साथ कि उन्होंने अपनी मम्मी को मरवा दिया था और उनके साथ शादी कर ली थी। तो यहाँ से इन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक होता है कि जो लड़की होती है वो अपने पापा से ज्यादा प्यार करती है और जो लड़का होता है वो अपने मदर से। और इसी तरह से जो ओडिपस, इसीलिए इन्होंने कहा है जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो बॉयज का होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है गर्ल्स का होता है फॉर देयर फादर। ओडिपस भी एक क्या थे, एक बच्चा था जो कि अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उन्होंने अपने पापा को मरवा दिया था और अपनी मम्मी से शादी की थी। तो इन्होंने वहां से उस लोक कथा से इन एग्जाम्पल्स को लिया है और उनको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है कि थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अजीब है, बट ये फ्लूइड ने दिया है। उसके बाद 4th स्टेज। अब यहाँ 4th स्टेज पे फ्लूइड क्या कहते हैं, लेटेंसी, लेटेंसी। लेटेंसी स्टेज कह रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा अपनी एज ग्रुप में
इनको जो पीछे जो इस एज ग्रुप में है उसको छोड़ देता है। और ये हर स्टेज में आपने नोट किया होगा, जो फ्लूइड है वो क्या कहते हैं, ओरल स्टेज, यानी कि माउथ प्लेजर है वो इसी एज में बच्चे को मिल जाता है, इसमें छोड़ के फिर वो एनल स्टेज पे आता है, टॉयलेट वाली एज पे आता है, उसके बाद इसको यहाँ छोड़ देता है। अब आगे वो क्या आता है, अफेक्शन वाली एज में आता है, अपोजिट सेक्स जो है उससे वो अफेक्टेड होता है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज में ये क्या कहता है कि ये फैलिक स्टेज को छोड़ देता है। वो चाहे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से ये शाई महसूस करता है, वो शर्म महसूस करता है। अब वो क्या करता है, लड़का जो होगा ना वो ज्यादा अपने पापा के साथ घूमेगा इस एज में, लड़की होगी जो अपने मदर के साथ घूमेगी, लड़कियां जो होंगी वो गर्ल फ्रेंड्स बनाएंगी अपनी, और बॉयज जो होंगे वो सिर्फ बॉयज को ही अपने ग्रुप में डालेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए स्टेज को कहा गया है लेटेंसी स्टेज। उसके बाद आती है जेनिटल स्टेज। अब यहाँ पर ये आप सबको पता है एडोलसेंट स्टेज आ जाती है। यहाँ पर अगेन जो लड़का होता है वो गर्ल के अगेंस्ट वो ज्यादा अफेक्टेड होता है, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के। तो यहाँ पर तो एडोलसेंस वाले हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाती हैं इससे पहले। और ये यहाँ पर क्या कहते हैं, जो लेटेंसी स्टेज है कि यहाँ पर ड्यू टू द शाइनेस, जो बच्चे शाई फील करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं अपने ग्रुप में अपने सेक्स वाले जेंडर्स को ही इंक्लूड करते हैं। तो ये स्टेजेस हैं जो हमारी साइको सेक्सुअल सिस्टम दिया है हमारे फ्लूइड ने, उनकी थ्योरी है। अब थोड़ा सा अजीब है, अब इनको क्रिटिसाइज किया गया है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज किया है। देखो इन्होंने पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट किया है, कभी भी बच्चे पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो कि फैक्ट है, इन्होंने क्या दिया है, ऑलमोस्ट इन्होंने 12 ईयर तक की डिटेल में जो इन्होंने स्टेज दी है, जबकि इन्होंने कभी भी इस एज ग्रुप पर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने हाइस्टेरिया के पेशेंट पर। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि जो पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के थ्रू। कि इस तरह से इन्होंने क्या कहा है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है किसी भी इंडिविजुअल की। लाइक पहले ओरल स्टेज आती है हर एक इंडिविजुअल में, उसके बाद एनल स्टेज आती है, फैलिक स्टेज आती है, इट्स ओके स्टेज आती है। बट इन्होंने ऑलमोस्ट ये लगाओ 80% प्रेशर किस पे किया है, सेक्सुअल डेवलपमेंट पे किया है, बजाय साइको पे। यानी कि जो इनकी थ्योरी है वो साइंटिफिक कम है, वो हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है कि बच्चा ओरल में क्या करके आया है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, अगर ओरल स्टेज में वो माउथ प्लेजर नहीं ले पा रहा है तो वो क्या होगा, वो हैबिट क्या हो जाएगी, उसमें फिक्स हो जाएगी और वो आगे तक चलेगी एनल स्टेज में। एनल स्टेज में अगर टॉयलेट की हैबिट को उसको ठीक नहीं किया गया तो वो आगे चलेगी फैलिक स्टेज में। तो इस तरह से ये हिस्ट्री पर ज्यादा बेस्ड है एज कंपेयर साइंटिफिक। तो इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है कि ये ज्यादा क्या बता रही है कि हमारी पर्सनैलिटी सेक्सुअल डेवलपमेंट के थ्रू चलती है। इट्स ओके 20% इट मे बी, बट 80% नहीं हो सकता कि जो हमारी पर्सनैलिटी है दैट इज बेस्ड ऑन द सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इस तरह से इनकी कुछ क्रिटिसिज्म्स हुई थी, बट फिर भी इन्होंने एक थ्योरी दी है जो कि रियली सबसे यूनिक है। होप आप सबको इसमें समझ आया होगा कि फ्लूइड ने कौन कौन से कंसेप्ट दिए हैं, कैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं। तो अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनैलिटी की किसी नेक्स्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।